अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सेलिंग स्ट्रक्चर्स। बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन स्केलेटल मसल्स एंड लिवर सेल्स। प्रीवियस लेक्चर में ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कस किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से उसे सुन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? रेगुलेशन का मतलब किसी भी चीज को रेगुलेट करना, यानी ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस हो रहा है, हम चाहते हैं कि वो स्टॉप हो जाए और हम चाहते हैं कि वो प्रोसीड हो जाए, स्टार्ट हो जाए। तो इस चीज को, इसके कंट्रोल करने को हम कहते हैं कि हम इससे रेगुलेट कर सकते हैं। और ये रेगुलेशन कहाँ पे हो रही है? स्केलेटल मसल्स में और लिवर सेल्स में हो रही है। आपको जैसे कि मालूम है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप्स पे कंसिस्ट होता है, जिसको 3 स्टेजेस में डिवाइड करके आपको समझाया था। उन 10 स्टेप्स में से 3 स्टेप्स जो होते हैं वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, जबकि जो 7 स्टेप्स होते हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। दोनों में फर्क क्या होता है? इरिवर्सिबल का मतलब ये है कि सबस्ट्रेट जो है एक मरतबा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, रिएक्टेंट जो है एक मरतबा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो वो वापस रिएक्टेंट में, वो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। जबकि रिवर्सिबल में ये होता है कि रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और सेम एंजाइम से वापस वो प्रोडक्ट फिर से उसी सबस्ट्रेट या उसी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो 3 स्टेप्स है हमारे पास वो इरिवर्सिबल हैं, यानी एक मरतबा प्रोडक्ट बन गया तो उसके बाद अब वही एंजाइम वापस उस प्रोडक्ट को उसके रियल सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो ये वो 3 स्टेप्स हैं जो एक्चुअली रोल प्ले करते हैं, और रेट लिमिटिंग स्टेप्स ये होते हैं। और एक्चुअली ये 3 स्टेप्स ही रेगुलेशन में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। जो रेट लिमिटिंग स्टेप होता है वो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से होता है। मैं आगे चल के उसे बताती हूँ कि क्या है उसका मतलब। आपको मैं यहाँ ये बताना चाहूंगी कि वो 3 स्टेप्स जो इरिवर्सिबल है कौन कौन से हैं। अगर आपको स्टेप नंबर 1 याद हो, जिसमें हमने ग्लूकोज को कन्वर्ट किया था इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम, दिस वाज स्टेप नंबर 1। एंड देन वी हैव स्टेप नंबर 3, दैट इज सेकंड फॉस्फोरिलेशन, जिसमें ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया गया है इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये है रेट लिमिटिंग स्टेप, जिसमें फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जब बन जाता है तो नाउ इट इज फाइनल डिसीजन कि अब जो प्रोसेस होने जा रहा है वो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होने जा रहा है। उससे पहले तक ये कंफ्यूजन होती है, सॉरी, उससे पहले तक ये कंफ्यूजन होती है कि क्या ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होगा या नहीं, या कुछ और होगा, लाइक ग्लाइकोजन बनेंगे या कुछ अदर रिएक्शंस होंगे। ठीक है। नाउ वी हैव स्टेप नंबर 10, और उसमें क्या होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट पैप जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू पायरुवेट बाय द हेल्प ऑफ पायरुवेट काइनेज। तो ये जो 3 एंजाइम्स हैं, ये जो रिएक्शंस करवाते हैं, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन करवाते हैं, और ये 3 एंजाइम ही बेसिकली रोल प्ले करते हैं इन द रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो सो अब हमने क्या करना है, हमने एक चीज को समझना है कि अगर हम चाहते हैं कि कब ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हो और कब वो रुक जाए, यानी अगर हम उसको रेगुलेट करना चाहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए इन इन 3 एंजाइम्स को किस तरीके से कंट्रोल करना है। जब हम चाहें कि ये ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है वो रुक जाए, तो इसका मतलब हमने इन 3 एंजाइम्स को इनहिबिट कर देना है, इनकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देना है। और आपको मालूम है कि किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करने के लिए हम डिफरेंट इनहिबिटर्स यूज करते हैं। और हम जब चाहते हैं कि ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हो, तो अब हमने इसको इनहिबिट नहीं करना, बल्कि इसको मजीद एक्टिवेट कर देना है, इसको स्टिमुलेट कर देना है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस हो। तो वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो एक्ट करते हैं एज इनहिबिटर इन 3 एंजाइम्स को इनहिबिट करने के लिए, इनकी एक्टिविटी को इनहिबिट करने के लिए? और वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं या वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से ये 3 एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं और ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस करवाते हैं? तो उसको अब आगे डिस्कस करते हैं। मजीद उसको डिस्कस करने से पहले एक चीज मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूंगी कि एनर्जी चार्ज ऑफ द सेल, इसका मतलब क्या होता है। सपोज कर लीजिए ये आपके पास सेल है और इस सेल में एनर्जी चार्ज लो है। अब एनर्जी चार्ज लो का मतलब क्या है? अगर मैं कहती हूँ कि इस सेल में एनर्जी चार्ज लो है, तो इसका मतलब इस सेल की कंडीशन कुछ ऐसी है। कैसी कंडीशन है? इस सेल में एटीपी की जो कंसंट्रेशन है वो लो है। ठीक है। और जो यहाँ पे एएमपी की कंसंट्रेशन है वो हाई है। अगर आपके पास कुछ इस तरीके की रेशो आती है जिसमें एटीपी का लेवल लो और एएमपी का लेवल हाई हो, तो आप इस रेशो को कहते हो लो एनर्जी चार्ज। मींस इस सेल को अगर काम करना है तो काम करने के लिए एटीपी चाहिए, और एटीपी इसके पास है नहीं, एटीपी का लेवल लो है। तो एनर्जी चार्ज इसका क्या है? लो एनर्जी चार्ज है। तो इसका मतलब इसको एटीपी चाहिए, और एटीपी कैसे आते हैं आपको मालूम है कि ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जब होता है तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक होता है और
दो मॉलिक्यूल पायरुवेट के बनते हैं, दो मॉलिक्यूल एटीपी के बनते हैं। तो इस तरीके से सेल को एटीपी मॉलिक्यूल मिलते हैं जिसको वो यूटिलाइज करता है टू डू वर्क। ठीक है, तो जब आपके सेल का एनर्जी चार्ज लो होगा, इसका मतलब आपके पास एटीपी लेवल लो है, इट मींस कि आपको ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस प्रोसीड करवाना है। और अगर दूसरी कंडीशन, इस वक्त आपके सेल का एनर्जी चार्ज जो है वो हाई है, तो इसका मतलब एटीपी की रेशो जो है, एटीपी की कंसंट्रेशन जो है वो हाई है एज कंपेयर टू एएमपी। तो मींस सेल को ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस की इस वक्त जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उस सेल के पास एटीपी मॉलिक्यूल मौजूद हैं, उस सेल का एनर्जी चार्ज हाई है। तो अब हमने ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को नहीं करवाना, इसको रोक देना है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि कब ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हम करवाते हैं, कब प्रोसीड होता है और कब नहीं होता। जब एनर्जी चार्ज लो होगा तो ग्लाइकोलाइसिस जरूरी है, और जब एनर्जी चार्ज हाई होगा तो उसको ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस नहीं करवाएंगे। सपोज आपने फूड इनटेक किया, आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, तो फॉर दिस पर्पस यू नीड एनर्जी, तो अब ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होगा क्योंकि आपके सेल काम कर रहे हैं, वो एटीपी मॉलिक्यूल्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बात करूंगी रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन स्केलेटल मसल्स। ठीक है, पहले स्टेप की बात करते हैं। 3 स्टेप्स मैंने जैसे कि बताया था, हम उनकी बात करेंगे। स्टेप नंबर 3 से हम स्टार्ट करते हैं। क्या होता था इस स्टेप में? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाया करता था इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम, अगर आप चाहते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस ना हो, तो इस फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम को आपने इनहिबिट कर देना है। एक मरतबा ये एंजाइम इनहिबिट हो गया तो इसका मतलब कोई अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट नहीं करेगा इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। और जब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट नहीं बनेगा तो ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगा और ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस नहीं होगा। तो सवाल ये है कि कौन से ऐसे इनहिबिटर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करने के लिए। यहाँ पे आप देखिएगा, अगर आपके पास सेल में एटीपी का लेवल हाई है, तो वो हाई एटीपी मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वो हाई एटीपी का जो लेवल है, एटीपी मॉलिक्यूल जाते हैं और इस फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की रेगुलेटरी साइट से जाके बाइंड करते हैं। जैसे ही वो इस एंजाइम से जाके बाइंड करते हैं, अब एंजाइम को बाइंड करके इसको इसका काम करने नहीं देते, मींस उन्होंने एक्ट किया एज इनहिबिटर, और अब फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज इनहिबिट हो गया। तो अब वो इनहिबिट होने से क्या करेगा, प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। ठीक है, क्या कोई दूसरा मॉलिक्यूल भी है, कोई दूसरा एजेंट भी है जो कि इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करता है? यस, अगर आपके सेल में एच आयन की कंसंट्रेशन हाई है, तो वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन ये जा करके इस फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज से बाइंड करेंगे और अगेन वही करेंगे कि क्या करेंगे, इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देंगे और प्रोडक्ट नहीं बनेगा। देखिए, एटीपी का हाई लेवल ये तो आपको समझ में आ गया कि ऑलरेडी जब सेल में एनर्जी चार्ज हाई था, तो वो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज से बाइंड करके उन्होंने सिग्नल दे दिया कि भाई आप ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस नहीं प्रोसीड करवाएं। नाउ व्हाट अबाउट एच आई? इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, सपोज करें कोई लेबर है, कोई मजदूर है, और वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, इनकी एक्सरसाइज जो होती है बहुत ज्यादा हैवी होती है, इनकी ड्यूटी बहुत ज्यादा हार्ड होती है। तो ये जब इतना ज्यादा काम करते हैं, मतलब कंटिन्यूअसली ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है और कंटिन्यूअसली एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हैवी एक्सरसाइज जब हम करते हैं, लेट सपोज आप जॉगिंग करें, रनिंग करें, हैवी एक्सरसाइज करें, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी हो जाता है, पायरुवेट जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और ये एनारोबिक रिएक्शन होता है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, वो लैक्टिक एसिड जो है फिर लैक्टेट में कन्वर्ट होगा और फिर ये एच आइंस अलहदा हो जाते हैं उससे। लैक्टिक एसिड बन रहा है तो इसका मतलब अब लैक्टेट में कन्वर्ट हुआ और एच आइन वहां पे स्टार्ट टू एक्यूमुलेट। और वो एच आइन क्या करेंगे, अब जब स्टार्ट टू एक्यूमुलेट होंगे तो उसकी वजह से जो उन टिश्यूज की और उस एरिया की जहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, इस एच आइन की एक्यूमुलेशन की वजह से पीएच लो होना शुरू हो जाएगी, पीएच एसिडिक होगी। और ये एसिडिक पीएच बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है वहां पे सेल्स के लिए, वहां टिश्यूज के लिए। ठीक है, तो फिर ये हाई एच आयन की कंसंट्रेशन अल्टीमेटली क्या करेगी, इस सारे लॉस को रोकने के लिए, क्योंकि इसकी एसिडिक पीएच की वजह से डैमेज हो रहा है ना, तो अब ये एच आयन जाके बाइंड करेंगे वहां पे किससे, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज से, और उसको इनहिबिट कर देंगे। जैसे ही वो इनहिबिट होगा तो इसका मतलब ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस अब नहीं होगा, वो स्टॉप हो जाएगा। सेकंड हमारे पास है आइसोमेराइजेशन स्टेप, जिसमें क्या होता था, यहाँ देखिएगा,
अब सपोज कर लीजिए आपके फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट नहीं बन रहा, तो अब क्या हमारे पास एक्यूमुलेट होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट स्टार्ट टू एक्यूमुलेट। तो ये स्टार्ट टू एक्यूमुलेट, ये जमा होना शुरू हो जाएगा। आपको मालूम है ये स्टेप नंबर 2 हुआ करता था और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता था। सेम एंजाइम वापस इस प्रोडक्ट को उसके रियल सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर देगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो हाई कंसंट्रेशन होना शुरू हो जाएगी, वो जो एक्यूमुलेशन होगी वो किसकी होगी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की हाई कंसंट्रेशन क्या करती है, इनहिबिट करती है किस एंजाइम को, हेक्सोकाइनेज एंजाइम को। दिस वाज द स्टेप नंबर 1। ठीक है, अब ये हेक्सोकाइनेज जब इनहिबिट होगा तो इसका मतलब अब ये ग्लूकोज को कन्वर्ट नहीं करेगा इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं बनेगा तो वो आगे प्रोसीड नहीं होगा और ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस नहीं होगा। तो सेकंड हमने एंजाइम हेक्सोकाइनेज को कैसे इनहिबिट किया, इसको इनहिबिट कुछ इस तरीके से किया कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ने जाके इससे बाइंड किया और बाइंड करके इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर दिया। ठीक है, ये तो इनहिबिशन की अब हमने बात कर ली। थर्ड क्या है, जैसे कि मैंने बताया था, दिस वाज स्टेप नंबर 10। पायरुवेट काइनेज इज रिस्पांसिबल टू कन्वर्ट पेप इनटू पायरुवेट। इनहिबिटर्स जो यहाँ पे होंगे, अगर आपके सेल में एटीपी का लेवल हाई हो गया है या अमाइनो एसिड एलेनिन का लेवल हाई हो गया है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल जाके बाइंड करते हैं इस पायरुवेट काइनेज से और इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं और फिर वो पेप को कन्वर्ट नहीं करता पायरुवेट में और इस तरीके से ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस इनहिबिट हो जाता है, रुक जाता है। ये तो मैंने बात की थी इनहिबिशन की। अब मैं इसको एक्टिव करने के लिए या प्रोसीड करने के लिए स्टिमुलेट करने की बात करूं, देखें इसको उल्टा कर दीजिए। हाई लेवल एटीपी इनहिबिट कर रहा है तो लो लेवल एटीपी जो है वो इसको एक्सेलरेट करेगा। और इसी तरीके से हाई ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो इसको इनहिबिट कर रहा है। अब अगर लो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होगा तो इस एंजाइम को स्टिमुलेट, वो एक्टिव हो जाएगा वापस, वो इजीली अपना काम करेगा। और यहाँ पे आपके पास हाई एटीपी लेवल जो था वो इनहिबिट कर रहा था फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को। तो अब अगर लो एटीपी लेवल होगा तो फिर वो खुद ब खुद इससे डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा, एटीपी मॉलिक्यूल अब इसके साथ बाइंड नहीं करेंगे और वो एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज फिर से एक्टिव हो जाएगा और वो अपना काम शुरू कर देगा। ये थी रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन स्केलेटल मसल। नाउ वी हैव लिवर सेल। ऑलमोस्ट वही चीज है कि सेल का एनर्जी चार्ज अगर हाई होगा तो ग्लाइकोलाइसिस को नहीं किया जाएगा और अगर लो होगा तो ग्लाइकोलाइसिस को स्टार्ट करवा दिया जाएगा, प्रोसीड करवा दिया जाएगा। बस एक डिफरेंस है, वो क्या है मैं आपको बताती चलूं। देखिएगा स्टेप नंबर 3 वही सेम है कि हाई लेवल ऑफ एटीपी जो है वो इस फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देंगे और फिर वो ग्लाइकोलाइसिस के फर्दर स्टेप्स नहीं होंगे और फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट नहीं बनेगा। वहां पे एचाइन क्या करता था, स्केलेटल मसल्स में इनहिबिट एटीपी के साथ, बट यहाँ पे हाई लेवल ऑफ एटीपी के साथ साथ सिट्रेट अमाइनो एसिड जो होता है ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है इनहिबिट करने के लिए फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की एक्टिविटी को। सेकंड जो हमारे पास था कि जिसमें आपने डिस्कस किया था कि हाई लेवल जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का वो हेक्सोकाइनेज को इनहिबिट करता है। देखिए अब यहाँ पे जो हमारा लिवर होता है ना, लिवर में हेक्सोकाइनेज के बजाय ग्लूकोकाइनेज होता है। अब ग्लूकोकाइनेज क्या होता है, ग्लूकोकाइनेज हेक्सोकाइनेज बात एक ही है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। एक्चुअली जो हमारा लिवर है वो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए भी रोल प्ले करता है, जबकि स्केलेटल मसल्स ऑस्मो रेगुलेशन को लेकर कोई रोल प्ले नहीं करते। देखिए अगर हेक्सोकाइनेज यहाँ पे होता और वो इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की एक्टिविटी से इन हाई कंसंट्रेशन से इनहिबिट हो जाता तो इसका मतलब वो मजीद ग्लूकोज का अपटेक नहीं करता। ठीक है, लेकिन अगर मजीद अपटेक नहीं किया जाएगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को लिवर सेल के अंदर नहीं बुलाया जाएगा, अपटेक नहीं किया जाएगा, तो फिर वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल के बाहर ही रहेंगे। और अगर वो सेल के बाहर ही रहे तो फिर वो हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल कॉज करेंगे। ठीक है, जबकि ये लिवर ने होने नहीं देना। तो वो क्या करता है, वो ग्लूकोकाइनेज यूज करता है किसके बजाय, हेक्सोकाइनेज के बजाय। तो अब ग्लूकोकाइनेज हरगिज हरगिज इनहिबिट नहीं होता किससे, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से। तो वो क्या करता है, वो ये करता है कि वो अपटेक करता चला जाता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल के अंदर आते चले जाते हैं और ये ग्लूकोज काइनेज एंजाइम इस ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट हाई लेवल ऑफ एटीपी पायरुवेट काइनेज को इनहिबिट करते हैं, एलानिन भी पायरुवेट काइनेज को इनहिबिट करते हैं, जबकि
फॉस्फेट मॉलिक्यूल अगर हम अटैच करवा दें तो वो भी इनहिबिट कर देते हैं पायरुवेट काइनेज की एक्टिविटी को, ठीक है। और अगर हम इस फॉस्फेट को डिटैच कर दें या अगर सेल का लेवल एटीपी लेवल लो हो या एलेनिन ना हो तो अब ये एक्टिवेट हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है, इससे सिग्नल मिल जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस प्रोसीड करना है। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर।